जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैथ मुखिया पर। आज मैं आप लोग को उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मैथ मॉक कराने वाला हूं। ये जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आज जो प्रश्न कराऊंगा बिल्कुल शानदार प्रश्न होंगे। आपका जो स्टैंडर्ड रहने वाला है उत्तर प्रदेश पुलिस का, बिल्कुल यही स्टैंडर्ड रहने वाला है। क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई पढ़ लेते हैं या बहुत ज़्यादा लो पढ़ लेते हैं तो भी पेपर के दौरान आपको दिक्कतें आती हैं कि सर मैंने इस तरह के प्रश्न पढ़े थे, पेपर में नहीं फंसा। तो इस तरह के प्रश्न आप न पढ़ें, ज़्यादातर पीवाईक्यू क्वेश्चन को एनालिसिस बेस पढ़ें कि जो 12 लेवल पर जो उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्तियां हो रही हैं उसका स्टैंडर्ड बिल्कुल वही होने वाला है। क्योंकि 2024 में जो पेपर हुए थे मैंने उनके एनालिसिस को देखा, समझा। बाद में मुझे पता चला कि अगर इस स्टैंडर्ड को पढ़ा जाए तो 100% मैं कह रहा हूँ कि आपके उत्तर प्रदेश पुलिस में इस तरह के प्रश्नों को फंसाया जा सकता है। तो मैंने उसी तरह का क्वेश्चन एनालिसिस करके मैं अपने मॉक टेस्ट में लेकर आया हूँ। अगर इन सभी लेसनों को आप पढ़े हैं तो मॉक के माध्यम से आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। नहीं तो कुछ बेस्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा कि किस तरह क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है। तो इन्हीं तमाम उलझनों को, समस्याओं को दूर करने के लिए इस मॉक टेस्ट में हमने जितने भी प्रश्न देखेंगे उसका बेस्ट अप्रोच भी सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि इस तरह प्रश्न दोबारा पूछा जाए तो हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए लगाने का। उम्मीद करते हैं ये सब आप समझ गए होंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे पढ़ाई से संबंधित रिलेटेड डाली जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 12% की छूट देने के बाद भी एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची गई तो लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक रखा गया। यह भी पीवाईक्यू क्वेश्चन ही है। इसको बनाने का 2-3 मेथड है, आप जिस तरह चाहें उस तरह बना सकते हैं। लेकिन मेरा मतलब है कि आप उस तरह से बनाएं जिस तरह क्वेश्चनों को सबसे कम आसान में बनाया जा सकता है। और वो मेथड भी बहुत अच्छा होता है जिसको आप भली भांति समझ जाते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कि इस तरह प्रश्नों को कैसे लगाया जाता है। पहला डिटेल से देखिए, दूसरा इसका शॉर्टकट मेथड भी है। जैसे हमेशा इसका एक फार्मूला होता है प्रॉफिट लॉस के अंदर कि जो सीपी का अनुपात होता है और एमआरपी का जो अनुपात होता है, ये सीपी का अनुपात होता है तो यानी कि 100 माइनस छूट, और यहाँ पे एमआरपी का 100% प्लस लाभ। अगर ये चीज जानते हैं तो सीपी देकर कई बार इस पे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्रय मूल्य इतना इतना का छूट दे गया तो इतना का लाभ प्राप्त किया तो एमआरपी बताइए। ये एमआरपी देकर कुछ भी, तो यहाँ पे सीपी और एमआरपी का अनुपात इससे पता चल जाएगा। छूट अगर लाभ देगा तो क्या इससे भी जो प्रश्न दिखाई दे रहा है ये वाला बन जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर बन जाएगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा है सीपी, यानी कि यहाँ पे मैं सीपी लिखता हूँ, यहाँ पे नीचे एमआरपी, मैं शॉर्ट फॉर्म में एमपी लिखता हूँ यानी मार्केट प्राइस। आप समझ रहे होंगे। अब इक्वल में क्वेश्चन में देखिए सीपी के बराबर में क्या लिखना है, कितना छूट दिया है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि 12% की छूट दिया है। तो जब भी छूट रहेगा तो 100 में से घटा कर बताते हैं। तो 100 में से 12 घटाएंगे तो कहेंगे सर 88। बिल्कुल सही। अब 100 में से लाभ, यानी कि 100 में लाभ जोड़ते हैं, लाभ कितना? तो क्वेश्चन में लिखा है कि वो 10% का लाभ चाहता है तो नीचे 110 बना लीजिए। 11 से काटेंगे, 11 बटे 88, 11 दहा में 110, और काट के छोटा करेंगे तो ये काटेंगे 2 से, तो 2 चौके 8, 2 पचे 10। हमें यहाँ सीपी और एमआरपी का अनुपात मिल गया। अनुपात का मतलब ये है कि सीपी यानी क्रय मूल्य आपका 4 रुपया था और मार्केट प्राइस 5 रुपया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इस मार्कर से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस मार्केट की कीमत लागत मूल्य 4 रुपया है। मैंने इस पे जो स्टिकर चिपकाया है वो हमने 5 रुपये का चिपका दिया है। तो वही कह रहा है कि सीपी एमआरपी को कितना बढ़ा कर देगा ताकि 12% का छूट देने के बाद भी वो लाभ प्राप्त कर सकता है 10% का। तो बस यही, जैसे कितना बढ़ा कर लिखा था उसका डायरेक्ट मान निकाल लीजिए। 4 था, 5 लिख दिया गया था, कितना बढ़ा कर लिखा तो कहेंगे 1। प्रतिशत के लिए 100 है, कितने पर? तो लाभ हानि या छूट जो भी यहाँ पे कितना बढ़ाया तो या कितना घटाया, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे तुलना की जाती है, अर्थात सीपी पर। सीपी यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 रखेंगे। 4 से 100 को काटेंगे 25%, अर्थात कह सकते हैं कि अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक था? तो 25% अधिक था। इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी हो जाएगा। तो अब आपको समझाने के लिए मैंने इतना डिटेल में लिखा
क्या और भी कोई तरीका है जिससे तुरंत आंसर आ जाए? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही है, इसको मैं हटाते हूँ। दूसरा मेथड भी इसका आप देख लीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। याद रखिएगा प्रॉफिट लॉस के अंदर ये टाइप एक ने अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो आगे और भी कुछ ऐसे मैं प्रश्न लेकर आऊँगा। इस फार्मूले से किस तरह अलग अलग प्रश्न बनते हैं, सभी वैरायटी के प्रश्नों को हम देखेंगे और कवर करेंगे। इसको हटा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रश्नों को हम एक लाइन में बनाने का प्रयास करें तो बिल्कुल बनेगा। क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहले ऐसे देखना है, एक छूट देगा तो वो लाभ देगा, तो लाभ और छूट दोनों को पहले ऐड कर दीजिए, यानी टोटल कर लीजिए। तो 12% की छूट और 10% का लाभ दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22। इंटू में 100 लिख लीजिएगा और नीचे हमेशा छूट लिखिएगा। हमेशा नीचे छूट, कितना छूट दिया है तो 100 में से घटा कर, तो क्वेश्चन में लिखा है 12% का छूट है, तो 100 में से 12 घटा देंगे तो आ जाएगा 88। देखिए इसका 4 गुना है, 22 चौके 88, 4 से 25, 100 को काट देंगे 25% बढ़ाकर अंकित किया था। तो इस तरह से भी आप लगा सकते हैं। ये मैंने कौन सा मेथड अप्लाई किया, तो मैंने यहाँ पे देखा कि सर जो लाभ रहता है आप प्लस छूट रहता है, मैंने इनका टोटल कर दिया गुणे में 100 और नीचे हमेशा इस तरह के प्रश्न में हमेशा छूट लिखते हैं 100 में से घटाकर। बाकी मैंने यही चीज अप्लाई की और बाकी आंसर निकल के चला आया। अब बाकी देख सकते हैं, ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कई बार इस पे क्वेश्चन आप किए रहेंगे, रिवाइज किए रहेंगे, तो आप जान जाएंगे कि आप जब भी सीपी बढ़ाकर क्वेश्चन अंकित करना है तो इस तरह के प्रश्न जब भी आते हैं तो आप इस तरह से बना सकते हैं, या सीपी एमआरपी का अनुपात लेकर भी बना सकते हैं, या 100 मानकर भी लगा सकते हैं। कई मेथड है, लेकिन मेरा मानना है कि पेपर में उतना समय कम रहता है। अगर ये चीजें पता हो तो डायरेक्ट लगा सकते हैं, लाभ और छूट को ऐड कर देते हैं, इंटू में 100 हमेशा छूट से भाग कर देंगे तो आपका आंसर निकल के चला आएगा। और वो छूट कैसे लिखना है, तो 100 में से घटाकर, और लाभ रहता तो 100 में से जोड़कर। तो नीचे लाभ तो इस तरह के प्रश्न में आता नहीं है, छूट आएगा तो 100 में से घटाकर अप्लाई करेंगे। और इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपसे दोबारा पूछेगा तो सबसे बेहतरीन जवाब आप ऐसे दे सकते हैं। तो मैं इस सभी को हटा रहा हूं और बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं इस तरह के प्रश्न कभी भी आएगा तब बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। तो मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15, 20, 25 डैश डैश देकर 135 के बीच कितने पद हैं। पद का मतलब होता है कि जैसे मैंने 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे डाट डाट करके 10 तक लिखे तो संख्या 10 है। लेकिन पद बोला जाए तो टोटल मैंने कितनी संख्या लिखा है उसी को पद बोला जाता है। तो टोटल पद यहाँ पे होंगे, 1 से लेके 10 तक लिखा हूं तो 10 पद होंगे। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे पूछा गया, हालांकि 2024 में जो पेपर हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस का, उसी का क्वेश्चन, हालांकि क्वेश्चन कुछ था नहीं लेकिन आपको उलझा दिया है कि कैसे निकलेगा। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कर 15, 20, 25 ऐसे डैश डैश दे के अंतिम 135 है। तो हम एक चीज नोटिस किए कि सर 5-5 का अंतर है और 135 तक संख्या लिखी गई है। तो टोटल पद कितने हैं, पदों की मतलब ये जैसे 1, 2, 3 ऐसे हो गया, तो 135 तक 5-5 का गैप करके लिखा गया है। हमारे पास टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो जब भी आपको पद निकालना हो, कैसे निकालते हैं देखिए। तो जब भी पदों की संख्या निकालना हो, पदों की संख्या कैसे निकालते हैं, मैं ठीक से थोड़ा लिख देता हूं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं कि आखिरी में से पहला वाला को घटा देते हैं, अंतिम पद में से पहला पद को हमेशा माइनस करते हैं। तो 135 में से 15 घटाएंगे, कहेंगे सर 120, ठीक है। नीचे हमेशा डिफरेंट लिखते हैं, यानी संख्याओं के बीच कितने का अंतर है। तो यहाँ पे देखें अंतर 5 का, अंतर 5 का, इसी तरह अंतर 5 का गया होगा तो अंतर 5 से भाग देंगे। अब प्लस 1 अपने मन से ऐड कर देना है, यहाँ पे 1, बाकी आंसर निकल के चला आएगा। ये किस फॉर्मेट से बना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सर हमने क्या किया, लास्ट संख्या में से फर्स्ट वाला घटा दिया, डिफरेंट से भाग कर दिया, +1 कर दिया। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे क्या होता है,
पदों की संख्या निकल के चली आती है। पद निकालने का यही तो मेथड होता है। आप कैसा भी पद देगा, 2 का अंतर, 4 का, 10 का, 24 का, 25 का, सब तरीके का पदों की संख्या आप इस तरह से निकाल सकते हैं। अब हमने क्या किया, 24 को 5 से 120 को काटा 24 बार में, आप प्लस 1 है तो 1 जोड़ देंगे, यानी टोटल पदों की संख्या 25 है। अर्थात 15, 20, 25, 5 का गैप करके 135 तक जब हम संख्या लिखेंगे तो टोटल पदों की संख्या 25 होगी। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो उम्मीद करते हैं पद निकालने का तरीका आप सीख गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको मैं हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक मित्र समूह में, यानी कि ग्रुप है दोस्तों का, एक मित्र समूह में 8 सदस्य हैं जो एक दूसरे को कार्ड भेजकर दीपावली के दिन शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह द्वारा एक प्रायोजन के लिए कितने ग्रीटिंग कार्डों का उपयोग किया जाना है। अगर डिटेल से लगाएंगे तो पहले इसको समझिए कि टोटल, यानी कि 8 लोग हैं, एक दूसरे को कार्ड देते हैं, तो जो पहला वाला बंदा होगा वो 7 लोगों को कार्ड देगा, अपने आप को तो देगा नहीं कि मैं खुद अपने रख लेता हूं। तो पहला बंदा जाएगा या लड़का जाएगा, वह 7 लोगों को गिफ्ट देगा। जैसे दूसरा वाला जाएगा, वो पहला वाला को गिफ्ट नहीं देगा, क्योंकि पहला वाला दूसरा वाला को दे चुका है। तो इसी तरह करके ये कंसेप्ट पे लगता है, लेकिन उतना उलझने की कोई बात नहीं। क्या कोई ऐसा शॉर्टकट मेथड है जिससे डायरेक्ट आंसर तक पहुंच जाया जाए? तो मैं कहूँगा बिल्कुल सर, ऐसा क्वेश्चन का जवाब निकलता है कि कैसे एक लाइन में इसका जवाब दिया जा सकता है। आइए, सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, ध्यान से देखिए इसका। ये जब आप रीजनिंग की बुक पढ़ते होंगे तो अर्थमेटिक्स एक रीजनिंग करके आती है, उसी में मैंने चैप्टर है, उसी में इसका जिक्र होता है, और उसमें हाथ मिलाने वाला, गिफ्ट देने वाला, तमाम तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो इसको बनाने का उसमें फॉर्मेट भी क्वेश्चन में दिया है कि आप इस तरह के प्रश्न है तो अब इस तरह हल करें, n-1। अगर आप इसको हल कर देते हैं, इसी पे रख देते हैं, तो आपका आंसर निकल के चला आएगा कि टोटल कितने कार्ड वितरित किए गए, यानी एक दूसरे को दिए गए। यन क्या है, यन टोटल विद्यार्थियों की संख्या है। क्वेश्चन में लिखा है कितने मित्र हैं, तो 8, तो यन की जगह पर लिखिएगा 8। यहाँ कुछ नहीं, इंटू होता है, तो इंटू का मतलब गुणा होता है, यह भी आप जानते हो, कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ पे गुणा। यहाँ पे लिखेंगे यन की जगह पर 8, 8 में से कम करेंगे तो हो जाएगा 7, अब गुणा कर देंगे तो 8 सते 56, यानी टोटल 56 कार्ड वितरित किए गए। लेकिन पेपर में आएगा तो सर इतना दिमाग लगाना नहीं, क्वेश्चन में लिखा है 8 मित्र एक दूसरे को कार्ड देते हैं, शुभकामना लिखा ना, दीपावली भेजकर दिन भेजते हैं, इस द्वारा समूह में कितने, एक दूसरे को कार्ड जब देते हैं, इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन कभी भी आए तो जितने टोटल लोग हैं उससे एक कम कर लीजिएगा, आपस में मल्टीपल कर देंगे, उसी का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा था 8 व्यक्ति, 8 से कम लीजिए 7, और 7 का 8 में गुणा कर दीजिए, 8 सते 56 या 8 सते 56 या 7 बटे 56। आप किसी तरह पढ़ सकते हैं तो 56 आएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, यदि उसे 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन एक बार ऐसे बिहार का कोई एग्जाम था, क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन यही था, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया था और क्वेश्चन ज्यादातर लोगों ने गलत कर दिया था। तो ध्यान समझिए गलतियां कहाँ होती हैं, कहाँ होने की संभावना ज्यादा होती है। इस तरह के प्रश्न में अक्सर गलतियां हमसे हो जाती हैं और पता भी नहीं चलता है। तो आइए समझते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि कोई संख्या 119 है, कहेंगे हाँ सर, जब 119 कोई संख्या है, एक संख्या है पता नहीं, उस संख्या को जब हम 119 से भाग करते हैं तो शेषफल 19 बचता है। कर उसी कोई संख्या हमको नहीं पता, उसमें जब 119 से भाग लगाते हैं तो शेषफल 19 बचता है। उसी संख्या को हम 17 से भाग करें, ऑप्शन लिखा है 17 से भाग करें, तो रिमाइंडर यानी अर्थात शेषफल क्या बचेगा। तो ज्यादातर इस तरह के प्रश्न में आपसे शेषफल पूछता है। पहला स्टेप ध्यान से समझिए, जो अंतिम वाली संख्या है, देखिए क्या अंतिम वाली संख्या से पहली वाली संख्या कट जा रहा है,
तो कहेंगे देखेंगे 17 सत्ते 119 होता है। कहेंगे बिल्कुल सर, अंतिम वाली संख्या से पहली वाली संख्या कट जा रहा है। अगर अंतिम वाली संख्या जिससे लास्ट में भाग देना हो, अब पहली वाली संख्या में जो भाग दे रहा था, अगर ये कट जाता है 17 से 119 कट जाता है तो 100% ये नियम लागू होगा। 17 से बस 19 में भाग कर दीजिए, 17 से 19 में भाग करेंगे, 17 कम 17, 2 रिमाइंडर बचेगा, आपका आंसर भी आ जाएगा 2, यही आपका शेषफल हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि गलती कैसे होता है सर, अगर यहाँ 17 के जगह मैं यहाँ पे 18 लिख देता, ध्यान से समझिए। अब बताइए क्या 18 से 119 कटेगा, तो कहेंगे सर नहीं कटेगा। इस सिचुएशन में अगर आपसे रिमाइंडर पूछता तो हम नहीं बता सकते, इसको प्रूफ कर देंगे, और प्रूफ भी करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि कहने का मतलब है कि जब 18 लिखते हैं तो कोई भी संख्या हो सकती है। इसी तरह सबसे मेन मुद्दा होता है कि जिससे लास्ट में भाग लगाना हो, लास्ट वाले से पहली वाली संख्या कटना चाहिए। अगर नहीं कटेगा तो शेषफल नहीं बता सकते। अगर यहाँ पे उसी के जगह पर 17 था और 17 से 119 17 बार में 7 बार में कट जाता है, 17 सत्ते 119, अतः यह नियम फॉलो होगा। पहला वाला को काट देते हैं, कोई मतलब नहीं, बस चेक करना होता है कि लास्ट वाला से पहला वाला कट रहा है कि नहीं, बिल्कुल कट रहा है। अब इसको काट दीजिए, दूसरा वाला से पहला वाला में भाग कर दिए, 17 कम 17, 19 में से 17 घटाएंगे, 2 रिमाइंडर, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एग्जामिनर आपके माइंड से खेलता है, 17 के जगह कोई दूसरा डाटा देगा जिससे पहला वाला नहीं कटेगा, तो आपके ऑप्शन में लिखा रहेगा आंकड़े आप पर्याप्त हैं या ज्ञात नहीं कर सकते। ऑप्शन ऐसे देखिएगा लिखा रहता है कि ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात, या तो लिख देता हूं, ज्ञात नहीं कर सकते। लेकिन ये कब लिखेगा ज्ञात नहीं कर सकते, जब अंतिम वाली संख्या से पहली वाली संख्या जो है नहीं कटेगा तब देगा। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक बात और सुन लीजिए, ये जो है ज्यादातर 90% केस में अंतिम वाली संख्या से पहली वाली संख्या कटता है। 10% ऐसे प्रश्न हैं जहां पे आपको उलझाना रहेगा एग्जामिनर को, तो यहाँ पे ऐसी डाटा देगा जो नहीं कटेगा। लेकिन आपके माइंड में सेट अगर आता है कि नहीं, मुझे बस सेकेंड वाला से पहला वाला से भाग कर देंगे, लास्ट वाला से दूसरा वाला में भाग कर देंगे, जो शेषफल आएगा वही हमारा आंसर होगा, उस सिचुएशन में हम तो टिक मार देते हैं। लेकिन आगे जब आंसर किया आता है तो पता चलता है कि ऐसे प्रश्न गलत हो गए। तो धैर्य बना के इस तरह के क्वेश्चन को हल करें, जितना आसान होता है उतना इसमें टफ भी बन जाता है अगर बनाना चाहेंगे एग्जामिनर तो। मैं इसको हटा देता हूं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि x माइनस वाई का 85% बराबर है x प्लस वाई का 35%, तो y x का कितना प्रतिशत है। ये बहुत ही चर्चित क्वेश्चन है, लेकिन सबसे आसान मेथड क्या होता है बनाने का, मैं बता रहा हूं कि आपको इसको क्या करना है कि फ्रैक्शन और एक्शन में इसको कुछ नहीं बदलना है। कोई ऐसा तरीका जो बहुत ही जल्द इस तरह के क्वेश्चन का आंसर निकाल दे, तो मैं कहूंगा जी बिल्कुल ध्यान से समझिए। कुछ इस पे नियम लागू होते हैं, अगर उसको समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान है। जैसे अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको योग पता हो और आपको अंतर पता हो, योग मतलब जोड़, अंतर मतलब घटाना, अगर ये दोनों पता हो कि कोई संख्या है, संख्या को मैं यहाँ पे मानता हूं x प्लस वाई, इसको योग बोल देंगे, और यहाँ पे संख्या x माइनस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई का दायित्व तो ये बताता है कि x बड़ा है y से, तभी तो x में से y घट रहा है। जब भी योग और अंतर आपको पता हो, वो दो संख्याओं में से पहली संख्या जब भी आपको निकालना हो, पहली संख्या बोलिए या बड़ी संख्या बोलिए, तो कैसे निकालते हैं, पहली संख्या बोले या बड़ी संख्या बोले, या तो दूसरा का पूछेगा या तो छोटी संख्या निकालिए, छोटी संख्या निकाले या दूसरी संख्या निकाले, सेम इसी कंसेप्ट वो लग जाता है। तो हम करते हैं क्या है, एक बार इन दोनों को ऐड कर देना है, यानी योग अंतर को जोड़ लेना है। तो आपको योग अंतर में x प्लस वाई लिखने से बेटर है कि मैं सर योग के जगह पर मैं a लिख देता हूं और अंतर के जगह पर मैं b लिख देता हूं, ताकि लिखना समझना आपको आसान हो जाए कि हाँ सर योग को मैं a पढ़ रहा हूं, अंतर को मैं b पढ़ रहा हूं।
तो जब भी बड़ी संख्या निकालना हो अर्थात पहली संख्या निकालना हो तो पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे a प्लस बी का, तो a प्लस बी को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो यानी योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग करेंगे तो पहली संख्या अर्थात बड़ी वाली संख्या मिल जाएगा। लेकिन छोटी संख्या पता करना हो तब क्या करेंगे, तो आप छोटी संख्या में ए और योग और अंतर को आपस में माइनस कर दीजिएगा और 2 से भाग कर देंगे तो छोटी संख्या निकल के चली आएगी। अगर इतना कंसेप्ट आप जानते होंगे मैथमेटिक्स के अंदर, मैं मैथ का प्रैक्टिस करा रहा हूं, अगर मैथमेटिक्स में कई बार इसका यूज होता है, अगर इस मेथड को जानते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन में देखिए लिखा है कि x माइनस वाई का 85% है, का 85%, ये इक्वल है x प्लस वाई के 35% के। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे x और y का डायरेक्ट मान कैसे निकालता हूँ इसको समझिए। मैं x और y का डायरेक्ट मान निकाल रहा हूँ। देखिए इसको पहले रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए, अनुपात में बना लीजिए। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे यहाँ पे 7 बार में। ध्यान से देखिए ये x माइनस वाई है अर्थात ये अंतर है और ये x प्लस वाई ये योग है, तो योग और अंतर दे दिया है, योग और अंतर दे दिया है। x का मान कैसे निकालते हैं, अर्थात बड़ी वाला x को हम बड़ी संख्या मान लेते हैं, तो बड़ी वाला का मान निकालने के लिए दोनों को जोड़ लीजिए। 17 7 जोड़ेंगे 24, 24 का आधा करेंगे 12। उसी तरह y को छोटी संख्या मानते हैं तो एक बार अंतर करके दूसरे भाग, तो 17 में से 7 घटाएंगे कहेंगे 10 और 10 का आधा करेंगे तो 5, यानी इसका मान आ जाएगा 5। बस क्वेश्चन हल हो गया। अगर इसका अनुपात आपका मिल गया तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान। क्वेश्चन में लिखा है y x का कितना परसेंट है, जो y ये 5 है ये कितना प्रतिशत है x का, x कितना 12 का, काट दीजिए। 4 से काटिए 25 बार में, 4 से काटिए 3 बार में, 25 का 5 गुना करेंगे 125 में, 3 से भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे तो 3 चौके 12 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 2 शेष बचेगा, इतना प्रतिशत हो जाएगा। 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर सी। हालांकि ये क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आपको समझाने के लिए ये जो है इसका कंसेप्ट है, मूल कंसेप्ट यही है। इसको अगर आप समझ जाते हैं, इसको समझने का सबसे अच्छा उपाय होता है कि सर योग अंतर जब भी देता है तो हमारा फर्स्ट मेथड कहता है कि योग अंतर को जोड़िए, 2 से भाग कर देंगे तो बड़ी संख्या, और योग अंतर का अंतर करके आपस में 2 से अंतर कर देते हैं तो हमें छोटी संख्या मिल जाती है। अगर ये कंसेप्ट आप समझ जाते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप समझ गए होंगे कि इस तरह के प्रश्नों को आप इस मेथड से लगाएं और बेटर से लगा सकते हैं। मैं इसको सभी को हटाकर एक लाइन में लगाने का बता रहा हूं कि कैसे एक लाइन में आपको बनाना है। ये तो आपको समझाने के लिए इतना मैंने किया, इसको मैं हटा देता हूं। देखिए अगर पेपर हाल में आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आप रेशियो बना लीजिए। हमें संख्याएं लगा के हमें x और y पता करना है, लेकिन अब इसमें कैसे पता चलेगा कौन x है कौन y है, तो ध्यान से देखिए किस में से कौन घटाया गया है। तो लिखा है x में से y, एक ब्रैकेट में लिखेंगे, पहला वाला देखेंगे तो x में से y को घटाया गया, तो सिंपल सी बात है कि x बड़ा होगा y छोटा होगा, तभी तो x में से घटाया जा रहा है। तो x बड़ी संख्या है y छोटी संख्या है। बाकी संख्याएं दो दिया गया था 85% और एक दूसरा दिया था 35%। इनका आप रेशियो बना लीजिए। आप चाहे तो अनुपात में रेशियो हाई काट देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे 7 बार में। x का मान निकालना, दोनों जोड़िए, 17 में 7 जोड़ेंगे 24, 24 का आधा करेंगे 12, x का मान 12। y का मान पता करना है, छोटी संख्या, इनका अंतर करेंगे, 17 में से 7 जाएगा 10, 10 का आधा करेंगे 5। x और y का अनुपात मिल गया, तुरंत बना लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है कि y जो है 5 कितना प्रतिशत है किसका, तो x का x यानी 12 का। कैलकुलेशन करेंगे तो वही आपका क्वेश्चन आएगा 41 सही 2/3%। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन देखेंगे 41 सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो कई बार बच्चे इसमें भी टाइम लगा देते हैं, मैंने कंसेप्ट समझाने के लिए यहाँ पे समय लगा। अगर इस तरह के प्रश्न दोबारा कभी आए तो डायरेक्ट आप रेशियो अनुपात का इस तरह बनाइए, और एक बड़ी संख्या का मान निकालने के लिए दोनों अनुपातों को जोड़ के आधा, छोटी संख्या निकालना हो तो दोनों का अंतर करके आधा कर देंगे, अनुपात मिल जाएगा तो आप परसेंटेज प्रतिशत निकाल सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूं।
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि बी और सी एक काम 40 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और बी और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले वह काम कितने दिन में पूरा कर सकता है? यानी पहले बी सी का दे दिया 40 दिन में, फिर ए बी सी तीनों का दे दिया मिलकर 20 दिन में, सिर्फ ए का पूछा है। तो आप एलसीएम मेथड भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे भी कम टाइम में एक मेथड है जिससे आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ आप देखिए कि कहेंगे बी और सी मिलकर किसी काम को 40 दिन में कर दे रहे हैं, लेकिन ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उसको 20 दिन में कर दे रहे हैं। तो आपसे ए का पूछा है कि ए कितने दिन में, ए प्रश्नवाचक चिन्ह ए का मान पूछा है। तो जब भी घटाने वाला मेथड है तो आपको ये वाला अप्लाई करना है, यानी कि ए गुणे बी अपान ए माइनस बी। ये फार्मूला है, ये ए बी वाला नहीं, ये फार्मूला है, इस पे आप बना सकते हैं। जैसे आप खुद बताइए, ए बी सी में से हम बी सी को घटा देंगे तो क्या ए का मान नहीं निकल जाएगा? कहेंगे सर ए बी सी 3 लोग हैं, 3 लोग में से 2 लोग को हटा देंगे तो जो बचेगा ए ही तो बच रहा है, यानी ए का मान निकालना है। तो बस 40 और 20 का यहाँ पे गुणा कर दीजिए। ए का इसको मानिए पूरा ए है, इस 20 वालों को मानिए कि पूरा बी, यानी कि 40 वालों को मानिए पूरा ए है, आई 20 वाला को मानिए पूरा बी है। ए में से बी को जब घटाते हैं यानी कि देखिए घटा ही तो रहे हैं, तभी तो ए का मान निकलेगा ना। तो यहाँ पे ए और बी, तो यहाँ पे लिखिए 40, यहाँ पे लिखिए 20। अंतर करना है, क्योंकि जब तक अंतर नहीं करेंगे, घटाएंगे नहीं, तब तक ए का मान कैसे निकलेगा। उसी तरह अंतर कर दीजिए, 40 में से 20 घटाएंगे 20, 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ए का मान आ जाएगा 40। अगर ए से अकेले काम कराया जाए तो 40 दिन में काम तमाम कर सकता है। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं, तमाम तरीका है। इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी का बहुत ही चर्चित टाइप है। रेलगाड़ी का एक फार्मूला बताता हूं, उससे रेलगाड़ी के 70% क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तथा विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक आदमी आ रहा है। रेलगाड़ी उस आदमी को कितने समय में पार करेगी? इसका कंसेप्ट कहता है कि अगर विपरीत दिशा में 2 लोग की चाल है तो विपरीत में चाल हमेशा जुड़ जाती है और सेम यानी कि पैरेलल इस तरह दोनों चालें जा रही हैं, यानी कि एक ही दिशा में दोनों तो चाल घट जाता है, लेकिन इस तरह चाल है विपरीत, इस तरह विपरीत तो चाल हमेशा ऐड यानी कि जुड़ जाता है। ये समझ गए। और एक फार्मूला लिखाता हूं, हालांकि ये फार्मूला सभी लोग जानते हैं, इसी फार्मूला से सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। समझिए कैसे। क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट फार्मूला को लिख दे रहा हूं। फार्मूला होता है कुल दूरी बराबर चाल गुणे 5/18 गुणे समय। अगर हालांकि ये फार्मूला जनरली चाल दूरी समय का ही है। दूरी अगर मैं कुल को हटा दूं तो आपको निकलेगा दूरी बराबर चाल गुणे समय। बस आपको एक्स्ट्रा में 5/18 और इधर कुल नजर आ रहा है। कुल दूरी का तात्पर्य, मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन में जितनी भी लंबाइयां देगा, चाहे 2 ट्रेन की हो, चाहे प्लेटफार्म की हो, चाहे 3 ट्रेनें आ जाएं, सभी को हमेशा दूरी को जोड़ कर लिखते हैं। दूरी से कोई समझौता नहीं करते, जितना दूरी देगा हमेशा जोड़ के लिखेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या पढ़िए और कोई दूरी है? तो कहेंगे सर और कोई दूरी नहीं, दूरी को ही लंबाई बोलते हैं। याद रखिएगा, दूरी को ही लंबाई बोलते हैं, लंबाई को ही दूरी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो 110 मीटर लंबी ट्रेन है, तो यहाँ पे दूरी की जगह पे लिखेंगे 110 मीटर। अब बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ट्रेन आ रही है, एक बंदा 6 किलोमीटर प्रति घंटा के विपरीत दिशा से आ रहा है, तो 60 ट्रेन का 6 आदमी का, दोनों का चाल जोड़ देंगे तो 66 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। यहाँ पे 66 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपके क्वेश्चन आया कि सर 5/18 कहाँ लगाए हैं? तो ध्यान से समझिए, इन तीनों को जो डाटा है ये कहता है कि इनको एक रेशियो में होना जरूरी है। जैसे ये 66 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 110 मीटर है। अगर यही 110 किलोमीटर रहता तो हम 5/18 का यूज नहीं करते। जब भी ये डाटा एक रेशियो में न मिलेगा तब 5/18 का यूज हम करते हैं। तो 66 किलोमीटर में है, ये मीटर में, इसीलिए 5/18 का यूज होगा। अगर ये सभी किलोमीटर में रहता
सभी किलोमीटर में रहता 110 किलोमीटर, 66 किलोमीटर, तो क्या 5/18 लगाते? नहीं लगाते, क्योंकि 110 मीटर था, 66 किलोमीटर किलोमीटर में था, इसीलिए 5/18 आपने यूज किया। टाइम पूछा था, टाइम का पता नहीं, चलिए कैलकुलेशन कर लीजिए। 11 से काटेंगे, 11 दाम है 110, 11 छः के 66, 6 से इसको काटेंगे 3 बार में, 5 से 10 को काटेंगे 2 बार में, 2 का तिरछा गुणा करेंगे, टाइम निकल जाएगा 2 तिहाई 6। याद रखिएगा, इसका कैलकुलेशन करने के बाद सबसे छोटी यूनिट आती है टाइम का, तो टाइम का सबसे छोटे यूनिट सेकेंड होता है, तो जो आएगा 6 सेकेंड आ जाएगा। हालांकि ऑप्शन में देखेंगे तो सब सेकेंड में ही दिया है, ऐसा कोई है नहीं कि 6 घंटा दिया है, तो ऑप्शन 6 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो चाल, दूरी, समय के अंतर्गत रेलगाड़ी भी एक आता है चैप्टर, तो रेलगाड़ी के जितने प्रश्न होते हैं इस तरीके से बनाइए, सारे प्रश्न बन जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इन सभी को हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्स, वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं अगर वह 5:3:4 के अनुपात में है और व्यवसाय से प्राप्त लाभ 6:9:8 के अनुपात में है, तो उस अनुपात का पता लगाइए जिसमें एक्स और वाई का निवेश किए गए थे। यानी क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, इस तरह के प्रश्न यूपीएससी में भी पूछ चुका है, तो मैंने इसीलिए ले लिया है ताकि इसका आगे हो सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा जा सके, क्योंकि ऐसे रेलवे में भी ऐसे तरीके से प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लेकिन इसका कंसेप्ट समझते हैं कि क्या बेस्ट तरीका होता है इसका जवाब देने के लिए। तो समझिए, ये पार्टनरशिप मैथ का एक लेसन है, वहां से क्वेश्चन है जिसको हिंदी में साझा बोलते हैं। जैसे हमेशा याद रखिए, पूरी दुनिया का एक नियम है कि पूंजी गुणे समय तब बराबर लाभ मिलता है। इसका मतलब क्या है सर? मतलब ये है, आपने अपनी पूंजी कितने समय तक लगाए हैं उसके बाद आपको लाभ मिलता है। ये समय एक दिन भी हो सकता है, एक सेकंड भी हो सकता है, एक घंटा भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है, 100 साल भी हो सकता है। आपने अपनी पूंजी कितने समय तक लगाए हैं तब उसके बराबर में लाभ मिलता है। अक्सर आपने देखते हैं क्रिप्टो करेंसी सुने होंगे या शेयर मार्केट खेलते होंगे, तो क्या अपना पैसा पहले लगाते हैं, फिक्स करते हैं तो और बढ़िया, नहीं तो आप देखते हैं कि शाम तक रेट बढ़ जाता है, तो आपका पैसा कुछ समय तक लगा, फिर उसके बाद बढ़ा, जो बढ़ जाता है वही क्या होता है, वही लाभ होता है। इन्हीं तीनों का आपस में रिलेशन देके आपसे क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि पूंजी गुणे समय बराबर लाभ होता है। तो क्वेश्चन में पूछा था एक्स वाई का निवेश, अर्थात कह रहा था उनकी पूंजी बताइए किस अनुपात में लगा रहा, तो हमको पूंजी निकालना हो तो समय से भाग कर देंगे लाभ में, तो इसी को पश्चांतर करके फार्मूला बनता है कि अच्छा हमें पूंजी निकालना है सर, तो पूंजी निकालना हो तो हमेशा लाभ में क्या कीजिए, लाभ में समय से अगर हम भाग कर देंगे तो हमको किसका, पूंजी का अनुपात मिल जाएगा। बस हमने यहाँ पे पूंजी को ब्रेक किया, रोका, यहाँ पे समय को पश्चांतर करके भेज दिया, बाकी जैसे भेज दिया तो लाभ बटे समय हो गया, अर्थात लाभ के अनुपात में समय के अनुपात से अगर हम भाग करते हैं तो हमें अपने निवेश का अर्थात पूंजी का अनुपात निकल जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आइए अब डायरेक्ट क्वेश्चन पे बनाते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए लाभ का अनुपात कौन है, तो क्वेश्चन में लिखा है प्राप्त लाभ 6:9:8 है, तो सबसे पहले उसके ऊपर लिखिए 6:9:8, भाग कितने से करना है, तो समय का, तो समय यानी अवधि का अनुपात दिया है क्वेश्चन में 5:3:4, तो लिख लीजिए यहाँ पे लिखिए 5:3:4। याद रखिएगा पहले वाला समय पहले वाला अनुपात के नीचे, दूसरा वाला समय दूसरे वाला अनुपात के, इस तरह लिखिएगा। एक दूसरे के मर्ज करके इधर उधर लिख देंगे तो भी आंसर गलत आने की चांस हो जाता है। अब इनको क्या सिंपल अनुपात में बदल लीजिए, इन नीचे का एलसीएम लेंगे तो 60, तो 60 से इधर गुणा कर दीजिए, 60 से इधर गुणा कर दीजिए, 60 से इधर गुणा कर दीजिए। 5 से काटेंगे 12 बार में 12 छक 72 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 20 बार में 2 9 18 180 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 15/120 हो जाएगा। अब इसको और भी काट के छोटा किया जा सकता है, तो जी बिल्कुल काट सकते हैं। 6 से काटेंगे, 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 दूना के 12, 6 3 18 30 हो जाएगा। 6 से काटेंगे 20 बार में, क्या ये फिन कटेगा, तो कहेंगे हाँ सर 2 से कटेगा। 2 से इसको काटिएगा तो नया अनुपात आपको मिलेगा 2 6 के 12, 15 बार में, ये 10 बार में। अब ये नहीं कटेगा तो फाइनल जो हमारे पूंजी का निवेश
का जो अनुपात आया वो आया 6:15:10, 6:15:10। ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सर देखें तो ऑप्शन नंबर सी में इस क्वेश्चन का सही जवाब लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के दोबारा कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। हो सकता है कि आगे थोड़ा मॉडिफाई करके क्वेश्चन ये जिस समय पूंजी का अनुपात पूछा है आपसे लाभ का या समय का अनुपात पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है। अगर लाभ का अनुपात पूछेगा तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि पूंजी का समय में गुणा करके पूंजी का समय में गुणा कर देंगे तो हमें लाभ का अनुपात मिल जाता है। लेकिन कभी भी हमें पूंजी या समय का अनुपात पूछेगा तो लाभ में, अगर पूंजी पूछेगा तो समय से भाग कीजिएगा, अगर समय पूछेगा तो पूंजी में निवेश से भाग कर दीजिएगा, समय निकल जाएगा। अगर इन फार्मूलों को बढ़िया से अगर समझ जाते हैं तो बिल्कुल क्वेश्चन में कुछ नहीं रखा है। बाकी यहाँ से अनुपात को सिंपल फॉर्म में लिखना अगर आप जानते होंगे तो और आसान बन जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 64 रन बनाए और इस तरह उसका औसत 4 रन बढ़ गया, तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत स्कोर क्या है? इसी तरह का क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा था। ये सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल का क्वेश्चन है। तो ये पारी वाला क्वेश्चन जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान से समझिएगा। किस तरह के प्रश्नों को मैं एक लाइन में बताता हूं कि कैसे आपको हल करना है। जैसे आपको सबसे पहले ये पता करना है कि किस पारी का रन आपके पेपर में दिया है। तो क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो लिखा है सर 12वीं पारी में 64 रन बनाता है, अर्थात 12वीं पारी में 64 रन दे दिया, यानी 12वीं पारी का रन दे दिया है। तो यहाँ पे लिखिएगा 12वीं पारी में 64 रन बनाता है, बिल्कुल सही। अगला स्टेप क्या करना है, क्वेश्चन में क्या लिखा है उस पर ध्यान न दीजिए, हमेशा जितना पारी दिया ना उससे एक कम लीजिए। जैसे 12 पारी थी, इससे कम लीजिए तो कहेंगे सर 11 आ जाएगा, बिल्कुल सही। 11 लिखने के बाद कितना औसत कम या बढ़ा है उसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है, उसका औसत 4 रन बढ़ जाता है, तो 4 से गुणा कर दीजिएगा, 11 चौके 44। अब अगला स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कहेगा कि बढ़ गया तो याद रखिएगा माइनस कीजिएगा, और कहेगा घट गया तो आपको याद रखना प्लस कर देना है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा फॉर्मेट होता है, यहाँ पे 4 बढ़ गया था इसलिए अंतर करेंगे तो 20 का आएगा। यही आपके प्रश्न का उत्तर होगा कि औसत 20, उसका औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगर कल को क्वेश्चन का था कि उसका औसत 4 घट जाता तो क्या हम अंतर करते? कहते बिल्कुल नहीं सर, अगर घट जाता तो मैं दोनों को जोड़कर जो आंसर आता मैं बताता। उम्मीद करते हैं यह भी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमल ने एक चित्र 20% के हानि पर बेचा। अमल नाम का कोई लड़का है, कोई चित्र है अर्थात पेंटिंग है, उसे 20% के हानि पर बेचा। यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 5% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर अमल ने चित्र खरीदा था। कोई चीज 20% के हानि पर बेच देता है, अगर वो 200 रुपया मूल्य दिया है, 200 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ मिलता। तो क्वेश्चन में कह रहा है तो उसका क्वेश्चन का जो है कितना में खरीदा था, अर्थात कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। तो मैं एक लाइन में बताता हूं कि इसको कैसे आंसर डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको इतना लिखना है कितना कम या अधिक दिया है, कम या अधिक, क्योंकि आपके पेपर में याद रखिएगा यही दो शब्द जनरली सुनने का आएगा, इतना कम इतना अधिक। जितना कम या अधिक रहेगा याद रखिएगा गुणे में लिख देना है 100 और नीचे एक स्टेप और कर देना है, एगो लाभ देगा तो एगो हानि देगा, एगो हानि देगा तो एगो लाभ देगा, या तो दोनों लाभ लाभ रहेगा या तो दोनों हानि हानि रहेगा। तब विपरीत वाला में दोनों को जोड़ के लिख देना है। अगर विपरीत रहेगा, जैसे एक लाभ रहेगा एगो हानि, तो जोड़ दीजिएगा। दोनों लाभ रहे दोनों हानि रहे तो हमेशा अंतर करके लिखना है। तो क्वेश्चन देखिए लिखा है एगो 20% का हानि हुआ, फिर क्वेश्चन के अंतिम लाइन पढ़ेंगे तो लिखा है 5% का लाभ हुआ। तो एगो लाभ है एगो हानि है, तो दोनों क्या हुआ जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, यानी कि लाभ हानि को जोड़ देना है। यहाँ पे 25 लिख दीजिएगा, यानी कि विपरीत में जुड़ जाता है। मेरे शब्दों को सुनिए, एक लाभ रहेगा एगो हानि तो दोनों जोड़ देंगे,
दोनों हानि हानि या दोनों लाभ लाभ रहेगा तो हमेशा घटा कर लिखेंगे नीचे यहाँ पे। अगर इसको समझ जाते हैं तो इससे डायरेक्ट आपका सीपी अर्थात क्रय मूल्य ही निकलता है। तो क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान। कितना कम अधिक दिया है तो क्वेश्चन में लिखा है 200, तो यहाँ पे लिखिए 200 लिख लीजिए। प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए। आपके माइंड में चलना चाहिए चीजें। एक दिया है 20% की हानि, एगो दिया है 5% का लाभ, तो लाभ हानि है विपरीत है सर, जोड़ दीजिए। तो 20 में 5 जोड़ देंगे 25, 25 से भाग कर दीजिए। 25 से इसको काटेंगे 4 बार में, 4 दूना के 8, डबल जीरो फ्री में उतार लीजिए। कहेंगे सर 800 वस्तुओं का क्रय मूल्य था। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट लॉस हानि का, यह भी कई बार पूछा है। ऐसे आप किताब, आपके पास कोई भी बुक होगी तो इस तरह के प्रश्नों को इस तरह बनाएं, सारे प्रश्न हल हो जाते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है आपसे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 के वर्ग के 40% का चौथाई भाग ज्ञात करें। यूपी पुलिस का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गया, लैंग्वेज में बच्चे सब करते आएंगे, लेकिन जो लिखा है चौथाई भाग वहीं पे शायद गलती होने की चांस है। लेकिन वीडियो पॉज करके आप खुद आंसर बताएं कितना आएगा, फिर इसके बाद सोल्यूशन देखें। आप इसमें कह रहा हूं क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 40 का वर्ग। तो 40 का वर्ग करना आसान है। 40 का वर्ग का मतलब होता है 4 चौके 16, डबल जीरो उतार लीजिए। कहेंगे सर बिल्कुल सही। 40 के वर्ग के 40% का मतलब गुणा होता है 40%, परसेंटेज हटाएंगे डबल जीरो, यहाँ पर भी ठीक है। का चौथाई, चौथाई का मतलब होता है 1/4, मतलब ऐसे 1/4 को हम चौथाई बोलते हैं। 1/4 को क्या बोलते हैं, चौथाई। बस कैलकुलेशन कर दीजिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। डबल जीरो से डबल जीरो, 4 से काट देंगे 10 बार में, यहाँ पे काटेंगे 16 का 10 में गुणा कर देंगे तो 160 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो नॉर्मल क्वेश्चन था, बिल्कुल आप बना सकते हैं। आपका भी आंसर आया होगा तो बढ़िया है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स और वाई दो पाइप क्रमशः 24 घंटे और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहले पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में केवल 16 घंटे ही लगें। यानी कह रहा है पहला टंक जो टंकी पानी भर रहा है उसको हम कब बंद कर दें कि पूरी टंकी 16 घंटे में भर जाए। लेकिन स्टार्ट दोनों को एक साथ ही किए थे, बीच में ए वाला को बंद कर देना है ताकि टंकी 16 घंटे में भर जाए। टाइम आपको फिक्स है कि 16 घंटा से बेसी नहीं जाना चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, हालांकि एलसीएम मेथड भी बेस्ट होता है इस तरह के प्रश्नों को लगाने के लिए। पहले एक्स और वाई है, देखिए एक्स और वाई। यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि मुझे एक्स वाला को बीच में बंद कर देना है, ठीक है। तो क्योंकि क्वेश्चन में वाई वाला खुना बंद कर दीजिएगा नहीं तो आंसर ही पूरा चेंज हो जाएगा। हमें एक्स वाला को बंद करना है बीच में। एक्स कितने घंटे में, 24 घंटे में। अगर वो एक्स अकेले भरता है तो 24 घंटा समय लगता है, 24 घंटे। लेकिन वाई अकेले भरता है तो 32 घंटे। अब हम 24 और 32 का एलसीएम लेने जा रहे हैं। एलसीएम कैसे लेते हैं तो ध्यान से देखिए। हम देख रहे हैं 24 और 32 में 8 शामिल है, 8 से 24 भी कटता है, 32 भी। तो हम ले लेते हैं कि इनका एलसीएम 8 आएगा। 8 से इसमें भाग करेंगे तो 3 बार में, 8 से 4 में 32 में भाग करेंगे तो 4 बार में। अब इनका 3 और 4 और भी लेना पड़ेगा, तो 3 चौके 12। जब भी अभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल ले लीजिए, 3 चौके 12, 12 और ले लीजिए, इनका एलसीएम हो गया। अर्थात कह सकते हैं 12/96। अतः इस सब मिटाकर मैं लिख सकता हूं कि सर 24 और 32 का जो एलसीएम आएगा वह 96 आएगा। 96 टोटल इफिशियंसी को दर्शाता है कि टोटल 96 लीटर की टंकी की क्षमता थी। 24 से काटेंगे, 24 चौके 96, 32 3 96। ये पर टंकी की यूनिट क्षमता निकल गई, एफिशिएंसी निकल गई कि टंकी कहता है मैं घंटा है, अगर घंटा है तो टंकी कहता है कि मैं पर घंटा 3 यूनिट पानी भरता हूँ, और एक्स करता है मैं पर घंटा 24 घंटा 4 लीटर पानी भरता हूँ। अगर क्वेश्चन समझ गए तो क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान हो गया। पहला स्टेप आपने पार कर लिया। दूसरा स्टेप क्या करना है, कह रहा है दोनों को साथ में खोलते हैं और बीच में एक्स को बंद करते हैं, तब टंकी 16 घंटे में भरती है। तो बताइए जो टंकी बी होगा, अर्थात जो टंकी वाई है, वाई टंकी, ये तो 16 घंटा लगातार चला होगा क्योंकि इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। तो कहेंगे बिल्कुल सही। तो वाई वाली टंकी जो है वाई, ये 1 घंटे में 3 लीटर भर रही है,
और 16 घंटे लगातार चला है, जब तक 16 घंटा पूरा नहीं तब तक वाई टंकी लगातार चले, तो 16×48 यानी कि कह सकते हैं कि 96 लीटर में से 48 लीटर तो पानी तो सिर्फ एक्स भरा वाई भरा है। तो 48 96 में से 48 घटाएंगे तो 48, यानी 48 लीटर पानी जो है इसे एक्स ने भरा होगा। कौन भरा होगा? एक्स ने। 48 लीटर पानी अगर एक्स ने भरा होगा तो एक्स 1 घंटे में 4 लीटर पानी भर रहा है। एक्स जो है 1 घंटे में 4 लीटर, तो 48 लीटर भरने में कितने? 1 घंटे में 4 लीटर, तो 48 में 4 से काट देंगे, 12 घंटा लगा। अर्थात 12 घंटे बाद जो है एक्स को बंद कर दिया गया था और 12 घंटे में 48 लीटर पानी एक्स ने भर चुका था। तो क्वेश्चन एक्स का पूछा था, तो ऑप्शन नंबर देखिएगा तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको न समझ आए तो वीडियो को आपके पास ऑप्शन रहते हैं, वीडियो पीछे करके भी एक बार फिर से चलाकर देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको हटा देता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि एक शहर में 55% लोग टीवी पर समाचार देखते हैं। ये परसेंटेज का वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं मौखिक ही बता दूंगा कि किस तरह इस तरह के प्रश्नों को हल कर देते हैं। क्वेश्चन है कि एक शहर में 55% लोग टीवी पर समाचार देखते हैं, 40% अखबार पढ़ते हैं, 25% न अखबार पढ़ते हैं न ही टीवी पर समाचार देखते हैं, और 4000 लोग दोनों करते हैं। यानी कि 4000 लोग हैं जो समाचार टीवी पर भी देखते हैं और समाचार भी पढ़ते हैं। 4000 लोग दोनों करते हैं। तो अखबार पढ़ना और टीवी पर समाचार देखना, शहर की आबादी ज्ञात कीजिए। यानी कि शहर की आबादी कोई भी अपने आप में 100% होती है। कहेंगे बिल्कुल सर से, यहाँ तक तो हमें समझ में आया। क्वेश्चन में करते क्या है, जो दोनों अलग अलग, जो टीवी पर देखता है जो अखबार में पढ़ता है, इन दोनों डाटा को पहले आप ऐड कर दीजिए जो अलग अलग सब्जेक्टिव वाइज दिया है। तो क्वेश्चन लिखा है कि शहर में 55% लोग टीवी देखते हैं, तो यहाँ पे लिखिए सर 55% लोग टीवी देखते हैं। याद रखिएगा सब परसेंटेज में। कहेंगे बिल्कुल सही सर। अगर 55% लोग टीवी देखते हैं, 40% अखबार पढ़ते हैं, तो +40 भी जोड़ लीजिएगा। अगला स्टेप क्या है, जो दोनों में दिया है हमको, इसका मतलब ये होता है कि इनको एक रेशियो में पढ़े। अगर ये सब पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ रहे हैं, तो अगला जो घटाएंगे वो भी पढ़ने वाला ही घटाइएगा। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन के थोड़ा सा सेकेंड लाइन में लिखा है कि 25% ना अखबार पढ़ते हैं ना टीवी देखते हैं, तो 100% में से लोग 25% ना टीवी देखते हैं ना अखबार पढ़ते हैं। तो बताइए कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो टीवी भी देखते हैं अखबार? तो 100 में से 25 घटाएंगे, कहेंगे सर 75% ऐसे लोग होंगे जो टीवी पर समाचार देखते हैं और अखबार पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 75 आप घटा लीजिएगा। आप देखिए यह भी पढ़ने वाले, यह भी पढ़ने वाले, यह भी पढ़ने वाले, अब आपका डाटा सेम निकल जाएगा। इन दोनों को आपस में जोड़ के 75 आप घटा लीजिएगा। तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे 5 5 4 9, 95% में से 75 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा 20। सही जा रहा है। 5 में से 5 जाएगा 0, 9 में से 7 जाएगा, और सही जा रहा है ना 20%। अगर 20% है, 20% क्या आया है? 20% ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ते हैं। और क्वेश्चन में लिखा है कि 4000 लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं, इसी 20% का मान दिया है 4000। और क्वेश्चन में पूछा है कि गांव की आबादी, तो गांव की आबादी तो 100% होता है, अर्थात 100% का मान आपसे पूछा है। इसका देख लीजिए 200 गुना, तो इसका भी 200 गुना कर दीजिए, अर्थात 20,000 उस गांव की आबादी होगी, जो कि आपके प्रश्न का उत्तर होगा। ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। तो डायग्राम मेथड के क्वेश्चन इसी तरह बनाएं। प्रयास किया जाता है कि जो परसेंटेज है इनको एक रेशियो में रखें। अगर कभी काल कहता है कि काफ़ी पीते हैं तो कोई चाय पीता है, ये लोग नहीं पीते हैं, तो जो पीते हैं उनको एक रेशियो में बनाकर फिर जो दोनों में कॉमन होते हैं उसको घटा देते हैं, आपका आंसर निकल के चला आता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक आदमी स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर आरंभिक स्थान पर लौटता है। पूरी यात्रा के लिए औसत गति ज्ञात कीजिए। औसत गति निकालना, एक दूरी फिक्स है। एक आदमी सोचिए, कल्पना कीजिए, इस यहाँ से गया वहाँ तक,
फिर वहाँ से फिर वापस यहाँ तक आया। इसमें दूरी फिक्स रहता है, इस चाल से गया, कोई अलग चाल से आया। इसमें आपसे औसत चाल पूछता है, तो औसत चाल जब भी पूछता है तो आप फार्मूला लगा सकते हैं कि सर औसत चाल जब भी पूछेगा तो औसत चाल बराबर होता है औसत चाल 2xy और x प्लस वाई। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि सर 2 से गुणा कर देना है, एक बार चालों को आपस में गुणा करके लिखना है, एक बार दोनों को जोड़ के भाग कर देना है। जैसे दो फार्मूला से है, ये फार्मूला दूरी बटे समय से निकालेंगे तो वहाँ से निकल के आता है। तो पहले दो तो फार्मूला से किस स्पीड से गया? 64 की स्पीड से। किस स्पीड से लौटा? 16 की स्पीड से। इन दोनों एक्स वाई का मतलब दोनों चाल है, दोनों चाल को टोटल करेंगे तो आ जाएगा 80। काट दीजिए, आप चाहें तो ऐसे काट सकते हैं, 8 दाह में 80, 10 बार में 8 64। मैंने ऐसे काट दिया, देखिए 2 8 16, 16 का 16 में गुणा करेंगे तो 16 का वर्ग 256। यहाँ पे 10 है, एक स्थान से 0 हटाएंगे तो यहाँ 25.6 किलोमीटर प्रति हावर्स यानी घंटा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन देखेंगे तो 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 600 छात्रों की एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए, 65% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए और 30% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, तो कितने छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए? सबसे बड़ी चीज है कि दो सब्जेक्ट हैं, दोनों में पास है, और जो दोनों में कॉमन है वो भी पास हैं। तो दोनों में कॉमन होते हैं, मैं उसको हटा देता हूं, बाकी दो अलग अलग सब्जेक्ट है उसको जोड़ा जाता है। तो लिखिए 55% छात्र भूगोल में पास हैं तो 55, 65% अर्थशास्त्र में पास हैं तो 65, यहाँ पे 65% है तो 65, जोड़ेंगे 5 5 10, 0 हो जाएगा, 6 5 11 120। ये परसेंटेज में तो ये 120% हो गया क्योंकि सब परसेंट में है। अब दोनों में जो कॉमन है उसको घटा लेते हैं 120 में से। तो क्वेश्चन में देखिए आप साफ साफ लिखा है कि 30% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए और ऊपर वाले ये भी दोनों पास था और 30% भी पास है। तो इसमें से जैसे 30% आप घटाइएगा आ जाएगा 90%, यानी 90% जो है पास हैं। तो आप क्वेश्चन में पूछिए कोई भी चीज, विद्यार्थी अपने आप में जो भी पास ये पेपर होता है 100% लोग होते हैं, उसमें 90% लोग जो ऐसे हैं जो पास हो गए, तो बता सकते हैं कितने फेल हैं? कहेंगे सर 90% पास है क्योंकि ये तीनों डाटा पास था तो ये भी पास हो गया। अगर 90% पास हो तो कहेंगे सर 10% ऐसे जो लोग हैं वो फेल हैं। 10% जो ऐसे लोग हैं, 10% ऐसे जो हैं जो फेल हो गए हैं। अगर 10% ऐसे लोग जो फेल हो चुके हैं तो क्वेश्चन में लिखा है कि 600 छात्रों का कितने लोग फेल हो गए, तो 600 का 10% निकालना है, तो 600 में 10 से भाग कर देंगे आ जाएगा 60, यानी 60 लोग फेल हो गए हैं। अगर ना समझ में आए तो निकाल लीजिए, 600 थे, इनका 10% फेल हो गए, परसेंटेज हटाएंगे, 00 से 00 कैंसिल, 6 का 10 में गुणा कर देंगे, 60 लोग ऐसे हैं जो कि पेपर में फेल हो गए हैं, बाकी सभी लोग पास हो गए हैं। तो उम्मीद करते हैं वेट डायग्राम वाला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा है, तो आप इस तरह लगाइए, दोनों सब्जेक्टों को जोड़ लीजिए, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हटा लिया जाता है, प्रयास किया जाता है कि एक रेशियो में या तो सबको पास कर लीजिए या सबको फेल कर दीजिए। क्वेश्चन में लिखा है 55% पास हैं तो फेल कितने हुए? 45%। दूसरा में लिखा है 65% पास हैं तो फेल कितने हुए? 35%। तो लिखा है दोनों में 30% पास है तो फेल कितने होंगे? 70%। दोनों फेल वाला भी लगाएंगे तब वो आंसर आ जाएगा। तो आप जिस तरह चाहे उस तरह आप लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मैं इसको हटा देता हूं। आइए आपके सामने क्वेश्चन दिखाई दे रहा। क्वेश्चन कह रहा है 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की 2 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में यह अपने आप की 4096 यानी 4096 गुना हो जाएगी? वर्ष पूछा है। तगड़ा प्रश्न है चक्रवृद्धि ब्याज का, कैलकुलेशन जबरदस्त है, लेकिन थोड़ा सा इस कंसेप्ट को आप जानते होंगे तो इसको बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए गुना वाला होता है कि कोई धन 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कहेंगे बिल्कुल सही सर, 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। कह रहा है कितने वर्ष लगेंगे और ये 4096 गुना हो जाएगा। तो हम जानते हैं फर्स्ट स्टेप में कि सर यहाँ पे अगर गुना, यहाँ पे हम वर्ष लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग गुना लिखते हैं,
तो हम यह भी जानते हैं सर कि जो गुना वाला होता है, गुना वाला का जो बेस होता है उसको सेम करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 के बेस में तोड़िए, लेकिन बहुत बच्चों को ये लगेगा कि 2 के बेस में सर कितना घात रखेंगे, तो दिमाग ही नहीं काम करेगा। तो देखिए ऑप्शन से निगलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन देगा 170, 180, 190 और क्वेश्चन देखा 160। तो सबसे पहले आप ये प्रयास करें कि सर ये जो भी क्वेश्चन है, अगर 2 के पावर जो भी घात लगता है उसका उतना गुना कर देते हैं। कहेंगे बिल्कुल सर, इसका जो गुना रहता है उतना, तो इसका भी जो आएगा उसके घात के रूप में आएगा। कहेंगे सर अगर मूलधन गुना वाला में नहीं पता है तो एक स्टेप याद रखिएगा, ये 15 वर्षों में 2 गुना हो गया है, तो जो अगला आएगा जितना समय वो 15 से रिलेटेड नहीं, 15 का वो मल्टीपल भी आ सकता है। अगर आप चाहें तो 15 का मल्टीपल देखेंगे तो 15 से कटने वाला एक के ऑप्शन है 180, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये तो हुआ कि ऑप्शन से ऐसे ही आप लगा दिए सही है, लेकिन अब जवाब है कि इसको डिटेल में कैसे हल करते हैं, आइए उसको बताते हैं। ये तो हो गया 40 96। अगर ध्यान से आप देखेंगे तो कहेंगे सर ये 64 का वर्ग होता है। 40 96 64 का वर्ग होता है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही। अच्छा 64 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 8 का स्क्वायर, इसके पावर ये 2 है तो 2। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही। ये 8 2 का क्यूब होता है तो 2 के पावर क्यूब कर देंगे, इसके पावर 2 है, इसके पावर भी 2 है। कहेंगे हाँ सर। अब गुणा कीजिए, 2 दूना के 4 3 12, यानी कि पूरा फॉर्मेट को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 15 वर्षों में 2 गुना तो कितने वर्षों में, तो 2 के पावर 12 घात लिखेंगे तो 40 96 आता है। इसके पावर कोई घात नहीं तो 1 मानते हैं, 1 का ही 15 गुना है तो इसका भी 15 गुना कर दीजिए, तो 12 15 गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। इसीलिए मैं समझा रहा था कि 1 का 15 गुना है तो इसका भी जो घात लगेगा उसका भी 15 गुना होगा, तो 15 का मल्टीपल ही तो देख लीजिए ऑप्शन में। तो 15 का जैसे आप मल्टीपल देखेंगे तो 180, अर्थात कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो सकता था। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। 15 को आप तोड़ सकते हैं 3 और 5 में, तो जो 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, 0 सम में कॉमन है तो 0 को काट दीजिए, यानी 5 वाला नियम खत्म। 3 से काटे जिसके अंकों का योग कटता है, 7 1 8 नहीं कटेगा, 9 1 10 नहीं कटेगा, 8 1 9, सिर्फ ऑप्शन बी ए कट रहा है, तो बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए आज का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं क्या करा आपसे। क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, यानी कि लसौ और मसौ, शॉर्ट फॉर्म में कहे तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसका मतलब है 17,1360 और 14 है। यदि उनमें एक संख्या 2142 है तो दूसरी संख्या क्या है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, मैं फार्मूला लिख देता हूं। इसका क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, और यह भी आपको बताना है कि आज का सेशन कैसा आपको लगा। तो ध्यान से देखिए, इसका फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसौ गुणे मसौ। अगर इससे आप जानते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप लगा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कल अगले मॉक टेस्ट का स्टार्ट हम यहीं से प्रश्न के साथ करेंगे और उसका जवाब हम वहां पे देखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।